नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना। आप देख रहे हैं हमारा नवरात्रि स्पेशल। दर्शकों, नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि वह महिला शक्ति, धैर्य, साहस और प्रेरणा का उत्सव है। देवी के नौ स्वरूप हमें सिखाते हैं कि नारी केवल घर और समाज की आधारशिला ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में ऊर्जा, करुणा और नेतृत्व की प्रतिमूर्ति है। नवरात्रि स्पेशल में आज हमारे साथ जुड़ी है काशी की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने चिकित्सा को, सेवा और समाज सेवा को अपना जीवन बनाया है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर शिप्राधर जी से और जानते हैं उनकी प्रेरक जीवन यात्रा के बारे में। आपका प्रारंभिक जीवन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिप्राधर है और बहुत छोटे हम थे, ऑलमोस्ट 7 to 8 years फादर एक्सपायर कर गए थे। और उसके बाद वैसे तो हम लोग धनबाद में रहते थे, लेकिन फादर के एक्सपायर होने के बाद हम अपने ननिहाल देवरिया चले आए थे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12th तक की देवरिया में ही हुई है। गोरखपुर में हमने कोचिंग किया, फिर हम बनारस पढ़ने चले आए और बीएचयू से हमने प्रसूति और स्त्री रोग से एमडी किया 2000 में। उसके बाद अगस्त 2000 से हम लोगों ने अपना नर्सिंग होम काशी मेडिकेयर के नाम से स्टार्ट किया। आपको चिकित्सक बनने और समाज सेवा की यह कदम उठाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली फादर थे नहीं और मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, अक्सर उनको कुछ न कुछ हुआ रहता था। और मेरे फादर का तो जैसा कि मम्मी बताती है, मन था कि हम इंजीनियर बने, लेकिन मम्मी चूंकि इतना बीमार रहती थी, इसलिए मेरे दिमाग में लगा कि अगर हम इंजीनियर बनेंगे तो हर समय तो हम इनको हॉस्पिटल ही लेकर के दौड़ते रहेंगे, क्योंकि इनको तो रोज ही कुछ न कुछ हुआ रहता है। तभी से मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, हमें इंजीनियर नहीं, डॉक्टर बनना चाहिए, ताकि हम अपने मम्मी का पूरा ध्यान रख सकें। और समाज सेवा का तो हमने आपसे बताया कि जब हम छोटे थे, तब भी जब हम पढ़ते रहते थे फ्री टाइम में, तो हम बैठ करके अनाथालय की डायग्राम फोटो बनाते रहते थे कि अनाथालय करेंगे, उसमें जो गरीब अनाथ बच्चे रहेंगे उनको रखेंगे, पढ़ाएंगे। तो बचपन से ही मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि हमको समाज के लिए कुछ करना है। और शायद हो सकता है ये बीज हमारे बचपन में ही हमारे दिमाग में हो गया हो, जो बाद में पल्लवित और पुष्पित हुआ। क्या महिला होने के नाते आपको कभी लगा कि समाज सेवा और चिकित्सा दोनों भूमिकाओं को निभाना कठिन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो सारे काम जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि महिला होने के नाते हम समाज सेवा नहीं कर सकते हैं या चिकित्सा के फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। जीवन को देवी शक्ति के किस रूप में सबसे अधिक जोड़ती हैं और क्यों? देवी माँ तो स्वयं शक्ति की प्रतीक हैं और हम सभी नारियों में कहीं ना कहीं देवी का ही रूप है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिव में से भी अगर इकार हटा दिया जाए तो वो शव हो जाते हैं, और शिव के साथ जब इकार रहती है तभी वो शिव रहते हैं। तो हम सभी में शक्ति माँ का कोई ना कोई रूप जरूर विद्यमान है। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती आज भी क्या है और उसे दूर करने के लिए आप क्या करना चाहेंगी? महिलाओं का आत्मनिर्भर न होना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं को बहुत दिन से प्रॉब्लम रहती है, कोई भी परेशानी, लेकिन वो इस चक्कर में नहीं आ पाती हैं। एक तो कि हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी इसलिए दिखाने नहीं आ पाए, और दूसरा ये कि मैडम जरा घर में पैसे की तंगी थी, इसलिए। अभी हम 2 दिन पहले की ही एक बात बता रहे हैं कि एक महिला थी, उसको पिछले 11 दिन से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। फिर हम जब वो हमको दिखाने आई तो हमने कहा आप इतने दिन तक कहाँ थी? तो कह रहे मैडम इधर उधर, तो उनके हस्बैंड, तो हमने कहा ठीक है, हम अभी फिलहाल रात में आप आएंगे तो आपको इंजेक्शन और दवा दे रहे हैं, और कल सवेरे अल्ट्रासाउंड करा करके हमको दिखाइए, कि उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आपको क्यों ब्लीडिंग हो रही है। तो उनके हस्बैंड ने कहा मैडम ऐसा कीजिए, 4-5 दिन की दवा दे दीजिए, 4-5 दिन बाद जब हम फ्री होंगे तब इनका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो हमने क्या बताया, हमने इतनी जोर से उनको डांटा इसी बात के लिए कि पिछले 11 दिन से उनको ब्लीडिंग हो रही है, और अभी भी आप यही कह रहे हैं कि हमको 5-6 दिन बाद या 4-5 दिन बाद जब हमको टाइम मिलेगा तब दिखाएंगे। तो यही मेरा बहुत कष्ट होता है ये सब देख के, कि अगर वो महिला आत्मनिर्भर होती या स्वयं अर्निंग होती तो डेफिनेटली वो अपने लिए कदम उठा सकती थी, लेकिन चूंकि उसको हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना था, इसलिए वो ये नहीं कह सकती थी आगे बढ़ के कि नहीं मेरा आज ही या कल ही अल्ट्रासाउंड कराइए, ताकि हमें ये पता चले कि क्या परेशानी है और मेरी बीमारी ठीक हो सके। समाज सेवी के रूप में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? ऐसी कोई चुनौती
नहीं है समाज सेवा के लिए, क्योंकि समाज सेवा ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेशली उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड एक समाज के लिए रखेंगे और समाज के उत्थान की बारे में आप हर समय सतत मतलब उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहेंगे। कुछ अलग अलग से हमें उसके लिए कुछ दिन, तारीख, समय, पैसा थोड़ी ना रखना है। वो तो जब आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं हमें अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है, ये यहाँ ये परेशानी है, हमको इस चीज को ठीक करना है, या बच्चों के लिए कुछ काम करना है, या महिलाओं के लिए काम करना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना है कि हमें ये समाज सेवा करना है, ऐसा करके कुछ नहीं करना है। बेटियों के डिलीवरी का खर्च नहीं लेती है, इसके क्या कारण है? एक्चुअली होता ये था कि जब भी किसी बिटिया का जन्म होता था तो एक बड़ा मायूस सा माहौल हो जाता था पूरे हॉस्पिटल में। जैसे बेटे की डिलीवरी के बाद तो अरे बधाई हो, पोता हुआ है, नाती हुआ है, बेटा हुआ है, इस टाइप का टेलीफोनिक कॉल स्टार्ट हो जाता था। हम लोग ओटी या लेबर रूम में ही रहते थे, तो वहीं ये सब बातें स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जब बिटिया का जन्म होता था तो बड़ा शांत सा माहौल, कोई कुछ नहीं। तो बाहर भी निकलो तो बड़ा अजीब सा माहौल, तो बड़ा अजीब लगता था कि आखिर इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों ये बेटा और बेटी के पीछे। तो फिर हमने ऐसे एक दिन अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से कहा, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे बेटों के होने पे जो खुशी होती है वैसी खुशी बेटियों के जन्म पे भी हो। तो डॉक्टर साहब ने एक शब्द में कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। तो उस दिन तो हमको लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि भाई वी आर प्राइवेट प्रैक्टिशनर और इसी से हमारा भी खर्च चलना है। तो अगर हम एकदम पैसा नहीं लेंगे तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा। तो पहले तो हमको लगा कि अच्छा देखते हैं क्या करना है। लेकिन अगले दिन एक डिलीवरी हुई और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या करें, तो उनका पैसा मत लो। तो हमने पैसा नहीं लिया, क्या चलो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में चूंकि एक ही दिन पेशेंट रहती है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं यूज़ होती है, तो हम लोगों ने पैसा नहीं लिया। लेकिन उसके नेक्स्ट डे फिर एक बिटिया हुई, लेकिन ये ऑपरेशन से हुई। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है, तो कहा कि कोई डिलीवरी का चार्ज मत लो। और तब से फिर हम लोगों ने 2014 से ये स्टार्ट किया कि जब भी मेरे हॉस्पिटल में किसी बिटिया का जन्म होगा तब उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे। और जुलाई 2014 से हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की, बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानती हैं? हमारे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या परिवार है। अगर परिवार चाहे तो अपनी, जैसे वही बात है ना कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें बेटी और बेटा में, तो किसी प्रकार की कोई उनको समस्या नहीं आएगी। वो बचपन से ही जो शिक्षा अपने बेटे को देंगे वही अपने बेटी को भी देंगे, स्वास्थ्य में भी समान रखेंगे। तो अगर परिवार साथ दे तो कभी किसी बेटी को इस चीज के लिए नहीं लड़ाई करनी पड़ेगी या अधिकार मानना पड़ेगा कि मेरा भी अधिकार है इन सब चीजों पे। क्योंकि उसको बचपन से उसने यही देखती रहेगी कि नहीं, जैसा हमारे भाई के साथ हुआ था वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था, कहीं हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो उसके अंदर ये भाव ही नहीं आएगा कि हम अपने घर में उपेक्षित थे या उसको किसी चीज की अपेक्षा रहेगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम अपने बचपन से ही अपने बेटी और बेटा दोनों को समान संस्कार देंगे तो हमारे हिसाब से जो परेशानियां आजकल समाज में आ रही हैं, जो कुरीतियां समाज में फैल रही हैं, वो बिल्कुल ही नहीं होगी। क्योंकि जैसे अक्सर लड़कियों से कहा था, बेटी तुम रात में जल्दी घर आ जाना, देर रात तक बाहर मत रहना। ये बातें हम अपने बेटों से भी क्यों नहीं कहते हैं? अगर हम अपने बेटों को भी यही बात कहें कि तुम इतने बजे घर आ जाओ, देर रात तक क्यों घर से बाहर रहोगे, तो हमारे हिसाब से जो ये बहुत सारी कुरीतियां समाज में फैल रही हैं वो चीजों, यही इसका मतलब मेन उद्देश्य यही है कि बचपन से ही अगर अपनी बेटी और बेटा को समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और समान संस्कार देंगे तो जितनी भी कुरीतियां समाज में है उस काफी हद तक उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने अपने काम से समाज की महिलाओं को किस तरह शक्ति और आत्मविश्वास दिया? मेरे हिसाब से बचपन से ही हमारा मूल उद्देश्य यही रहता है कि बच्चियों को ये शिक्षा दी जाए कि हम समान, हमारे परिवार में सब कुछ, जैसा अभी पिछले प्रश्न में भी हमने कहा कि हमारा समान अधिकार है हर चीज पे। और महिलाओं को सबसे पहले हमारा बेटी और महिलाओं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक बेटी का, और फ्यूचर में जब वो एक महिला बनेगी उसका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आत्मनिर्भर व्यक्ति में ही एक आत्मविश्वास आएगा, और जब उसमें आत्मविश्वास आएगा तभी उसके में आत्मसम्मान आएगा। और आत्मसम्मान के साथ जीना
कितना जरूरी है किसी भी मनुष्य का, ये हम सब अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी पूरा प्रयास रहता है कि हम एक, जैसे हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चों को हम इसीलिए उनको प्रारंभिक शिक्षा देते हैं। मेरा उद्देश्य है कि उन बच्चियों को भी मेन स्ट्रीम में ले आया जाए ताकि कल को वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हों। आपके विचार से नवरात्रि का संदेश आज की महिलाओं को किस तरह और सशक्त बना सकती है? सभी महिला देवी का रूप है, सभी के अंदर शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है सभी महिलाएं। तो उन्हें बस अपनी शक्ति को पहचानना है और उस हिसाब से देवी माँ से प्रेरणा लेकर के अपने आत्मसम्मान को पाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी की बेटियों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी और ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके? जैसा कि हम पिछले कई क्वेश्चंस में कहते आए हैं कि हमारे हिसाब से बेटियों को, महिलाओं को सशक्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन सशक्त होने के साथ साथ उनका संस्कारी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार एक ऐसी चीज है जो परिवार से ही आता है। जैसे कहा जाता है ना कि बचपन में माँ जो है एक बच्चे की प्रारंभिक गुरु होती है और परिवार उसका प्रारंभिक पाठशाला होता है। तो एक बेटी का सशक्त होना जरूरी है, वो आत्मनिर्भर होना उसका जरूरी है, लेकिन साथ साथ संस्कार हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके संस्कार उसके साथ नहीं रहेंगे तब तक वो एक संस्कारित भारत का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएगी। इसलिए उसका संस्कारित होना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसका स्वस्थ और सशक्त होना आवश्यक है।